कि अब किस तरह का संकट आपको लगता है तमिलनाडु की राजनीति में आता नजर आ रहा है यहां अब जयललिता पर जब ये फैसला आया है? मुझे संकट से ज्यादा एक दिलचस्प अध्याय शुरू होता नजर आ रहा है। इसका लाभ उठाने की स्थिति में डीएमके आज नहीं है, क्योंकि पहले से उसकी भी स्थिति क्या है उसका घर पहले ही एक भयंकर आंतरिक पारिवारिक कलह में डूबा हुआ है। और जैसा आपने कहा कि यदि इस पार्टी में एक के बाद 10 तक कोई दूसरा नाम नहीं है, तो उस परिवार में नाम लेवा भी शायद करुणानिधि के बाद कभी उनके चहेते स्टालिन समझे जाते थे। अशगरी पहले विमुख हो चुके हैं, कनमोजी खुद अनेक न्यायिक मामलों में फंसी हुई हैं, अभी पूर्णतः मुक्त नहीं हुई हैं। तो अनेक पत्नियों और उनसे अनेक संतानों के कारण जो गृह कलह वहाँ चल रहा है, वहाँ भी उस परिवार के अलावा कोई नेता हो जिसका लाभ उठा सकता हो, ये संभावना मुझे नहीं लगती। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि ये भारत में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, जैसा आपने स्वयं कहा कि जयललिता भी इसके पहले एक बार कारावास का कष्ट भोग चुकी हैं और उन्होंने किसी को अपनी भारत की मुद्रा में चरण पादुका रखकर सरकार चलाने का काम जिम्मा सौंपा हुआ था। यदि आप देखें तो अनेक पार्टियां ऐसी हैं, वो ममता की पार्टी हो, वो मायावती की पार्टी हो, जिनकी भी हालत इससे कोई बहुत फर्क नहीं है। और यदि आप सपा का भी उल्लेख करें तो पिता पुत्र चाचा और चचेरे भाइयों के अलावा उस पार्टी में भी कहाँ कोई और है। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा नहीं। और अगर आप और उदाहरण ऐतिहासिक लें तो लालू यादव आप सारे अपने क्रियाकलापों के बावजूद आज भी राजनीति में सक्रिय हैं। तो ये सोचने का कोई कारण नहीं कि इनके राजनीतिक जीवन का अवसान है। बहुत लंबे समय तक अभियुक्त और सजा याफ्ता रहने के बाद लालू आज भी जो अंग्रेजी मुहावरा है, लिव्स टू फाइट अनदर डे। तो मुझे ये नहीं लगता। दूसरी बात मुझे लगता है जो तमिलनाडु की राजनीति में नाटकीय फिल्मी पक्ष है कि लोग आत्मदाह करते हैं, लोग अपने नेता को ईश्वर तुल्य मानते हैं, उनकी देवी शक्तियों में विश्वास रखते हैं। और एक बुनियादी झगड़ा हिंदी के खिलाफ है, एक बुनियादी झगड़ा उत्तर भारत के खिलाफ है, और एक भायादोहन की जो राजनीति है, उससे मुक्ति की संभावना मुझे नहीं लगती। बिल्कुल। गीता लुथरा, आपको मैं यहां चर्चा में लाना चाहूंगा, आपसे मैं जानना चाहूंगा अब कानून क्या कहता है, अब क्या होगा जयललिता का? देखिए, अब जो सुप्रीम कोर्ट का कानून है उसके मुताबिक तो जयललिता ऑब्वियसली अभी तो कस्टडी में ली गई हैं और अस्पताल में भर्ती हो गई हैं कि उनको चेस्ट पेन है। उसके मुताबिक इनकी 4 साल की सजा और 100 करोड़ का फाइन है। तो ये चाहे ये अपील भी करेंगी तो सस्पेंशन जो होगी सेंटेंस की, उससे उनकी एलिजिबिलिटी या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पटनायक के बेंच ने ये कहा था। बिल्कुल वही गीता, मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूं कि पिछले साल 10 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बारे में अगर थोड़ा समझा पाए आप। हाँ, तो उससे ये हुआ है कि जो कन्विक्टेड आदमी है जो इलेक्शन लड़ना चाहता है और जो कन्विक्टेड आदमी है जो इलेक्शन जीत चुका है, उनका इफेक्ट सेम होगा। और सेक्शन 8(4) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। इसका मतलब कि इनको चीफ मिनिस्टर के पद से ये नहीं रह सकती उस पद पे, क्योंकि ये एक एमएलए बनने के लायक नहीं है। उससे जब इनएलिजिबल है तो ये मिनिस्टर भी नहीं बन सकती। और जो कानून की नज़र में इनको 4 साल तो ये सजा है और इनके पीरियड के बाद 6 साल और ये डिस्क्वालिफाइड है, तो 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है कानून की नज़र में। अब 8 सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 के स्ट्राइक डाउन होने से अपील और सस्पेंशन से भी इनको कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि इनको अक्विटल से कोई राहत ना मिले। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनको होगा, अपील फाइल करेंगे, अपील में सुनवाई होगी, अपील में सुनवाई कब होगी, अपील में ये जीतेंगी या नहीं जीतेंगी। अगर ये जीतेंगी तब इनको राहत मिल सकती है और ये फिर अपना चीफ मिनिस्टर का पद अपना सकती हैं, नहीं तो ये डिस्क्वालिफाइड है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि जो आदमी डिस्क्वालिफाइड हो टू बी एन एमएलए, तो और सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण ये दिया था कि अगर कोई फॉरेनर हो वो एमएलए बन ही नहीं सकता, 6 महीने में भी नहीं बन सकता। तो अगर वो डिस्क्वालिफाइड है तब उसका कोई हक नहीं है। आपसे यहाँ ये भी हम समझना चाहेंगे गीता, आपसे हम यहाँ ये भी समझना चाहेंगे, जो तमाम दर्शक आपको इस वक्त सुन रहे हैं, अब यहाँ ऑप्शंस क्या बचते हैं और किस तरह की कोशिश अब जयललिता के वकीलों की तरफ से की जाएगी? देखिए, अब ऑप्शन इनका है, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि मंडे तक इनकी अपील दायर हो जाएगी और ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मांगेंगे। अब लालू जी के केस में, सिमिलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंशन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वहां। तो मुझे नहीं मालूम कि हाई कोर्ट इसमें
दखल देगी नहीं देगी, सस्पेंशन देगी कि नहीं देगी, पर अगर लालू के केस में जहां 4 साल की सजा थी उनको सस्पेंशन मिली तो पैरामटीरियल ये हो सकता है। देखिए 3 साल से कम होती है तो स्पेशल कोर्ट खुद कर सकती है, 4 साल और अबव या 3 साल एंड अबव में हाई कोर्ट को ही देनी पड़ती है जो अपील कोर्ट है। तो मुझे लगता है ये सस्पेंशन की कोशिश करेंगे, यहां सस्पेंशन नहीं होगी तो इस फैसले के अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अपील सुनने में कभी कभी 2 साल लग जाते हैं, कभी 3 साल लग जाते हैं। मामला इस तरह का है, ये भी हो सकता है कि अपील जल्दी सुनवाई दे। आपको याद होगा कि ये केस पहले तमिलनाडु में ट्राई हो रहा था और फिर कर्नाटक ट्रांसफर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से। तो ये कर्नाटक की हाई कोर्ट में आएगा और वहां जो भी हाई कोर्ट कहेगी, हाई कोर्ट सस्पेंड भी कर सकती है। अपील सुनने में तो कुछ टाइम लगेगा ही, आफ्टर ऑल इनको प्रेसिडेंस भी दे दे। और अगर हाई कोर्ट कन्विक्शन को स्टे कर देता है फिर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सस्पेंशन कानून की नजर में बहुत क्लियर है, सस्पेंशन या स्टे के बावजूद इनकी चीफ मिनिस्टरशिप अभी बिल्कुल रद्द है और ये रद्द रहेगी जब तक कि इनके फेवर में अगर अक्विटल का वर्डिक्ट नहीं आता। स्टे से इनको कोई फायदा नहीं है, तो यानी ना स्टे से फायदा है ना सस्पेंशन से फायदा है। यानी तब भी सदस्यता जो है वो रद्द हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो 10 जुलाई का फैसला है और एक पहले सुप्रीम कोर्ट की इन्हीं के केस में 2001 का वर्डिक्ट है, इन दोनों का कुल मिला के रिजल्ट ये है कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकती हैं। बिल्कुल निसुला, आपको यहाँ चर्चा में लाना चाहूंगा। अगर मैं आगे भी 5 महीने जी पहले भी ये हुआ था 2001 से 2002 फरवरी तक। जी बिल्कुल। निसुला, आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप तमिलनाडु की राजनीति को भलीभांति समझती हैं, आप ये बताइए कि अब जो संकट आता नजर आता है, जैसा कि पुष्पेश जी ने भी कहा, एआईएडीएमके का लीड कौन करेगा गवर्नमेंट को यदि सरकार चलानी है और चलती है, ये एक खासी दिक्कत है। एआईएडीएमके की बात करें या फिर डीएमके की भी हम बात करें। नहीं, डीएमके में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 3-4 महीने पहले से ही करुणानिधि जी ने बोल रखा है कि एमके स्टालिन जो उनके सेकंड सन हैं, वो पार्टी वो चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट रहेंगे अगले इलेक्शन के लिए। और अड़गिरी जी को ये समझा दिया गया है कि आपका अब यहाँ पे आपकी पॉलिटिकल लेगेसी करुणानिधि जी से नहीं मिल रही है। नहीं, मैं एआईएडीएमके तो एआईएडीएमके में, लेकिन हाँ ये जरूर प्रॉब्लम है। जिस तरीके से जयललिता जी को मोल्ड किया था एमजीआर ने, उस तरीके से जयललिता ने किसी को नहीं किया। एमजीआर जी ने भी उनके कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने इनको एक पॉलिटिकल इनहेरिटर बनाया अपना और हर तरीके से इनको इन्वेस्ट किया अपनी पॉलिटिकल लेगेसी से। जयललिता जी ने ऐसा किसी के साथ नहीं किया है। इनके 2-4 लॉयलिस्ट हैं जो करीबी माने जाते हैं, बट वो इतनी मर्क्यूरियल हैं टेम्परामेंटली कि कभी कोई जर्रा कभी कोई आफताब, इस तरीके से रहता है उनका मामला। अगर आपने कुछ इधर उधर कुछ कह दिया और पब्लिक में कोई पब्लिक स्टेटमेंट उनके अनुकूल नहीं आया, तो आपको कोई सा भी पद हो पार्टी में उससे तुरंत बेदखल किया जा सकता है। बहरहाल अभी 2-4 नाम जो वहाँ पे चल रहे हैं, एक तो ओ पनीरसेल्वम है जो पिछली बार भी जिनको बनाया गया था चीफ मिनिस्टर जब ये पिछली बार गई थी जेल जब चीफ मिनिस्टर थी। फिर उनकी पुरानी सचिव हैं शीला बालाकृष्णन, उनका भी नाम चल रहा है। मिस्टर नवनीत कृष्णन हैं जो वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयर थे और अब राज्यसभा एमपी हैं इनकी पार्टी से, उनका भी नाम चल रहा है। तो 3-4 ऐसे नाम चल रहे हैं कि इनकी जगह ले सके। हमें बताया गया है कि 20 से 21 घंटों के अंदर स्वेरिंग इन हो सकती है, क्योंकि नंबर के हिसाब से अगर आप देखें तो तमिलनाडु असेंबली काफी स्टेबल है, इनको अच्छे खासे नंबर है मेजॉरिटी। सुधांशु मित्तल साहब, आप बताइए, अब ऐसे में बीजेपी जो है वो किस तरह से ले रही है इस खबर को जो सजा मिली है यहां पर जयललिता को, जिस तरह से उन्हें दोषी करार दिया गया है? मैं इस सारे विषय पे 2-3 टिप्पणियां करना चाहता हूं। पहली, सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक भ्रष्टाचार एक अभिशाप है जिसकी वजह से जनता के बीच राजनेताओं की छवि और उनके प्रति मान सम्मान बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। जनता राजनीतिक व्यक्तियों के प्रति आक्रोशित होते हैं, गुस्सा है, और भ्रष्टाचार से कोई भी लड़ाई जब होती है तो उसका स्वागत होता है। पहली बात। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, इससे थोड़ी न्यायिक प्रक्रिया जो है उसके बारे में भी कहीं हमें चिंतन करना चाहिए। 18 साल
अगर लगने हैं भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों को तय करने में, तो शायद इसको कैसे जल्दी करा जाए इसके विषय में भी सोचना चाहिए। तीसरी बात, अभी मैं गीता जी का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अपील जो है 3-4 साल लग सकते हैं हाई कोर्ट पे, फिर सुप्रीम कोर्ट है। ये भी गलत है। जब हम किसी को सजा देते हैं नीचे और उसकी सदस्यता को खत्म करते हैं, तो फिर फौरन हमें हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में वो अपील जरूर जल्दी सुन लेनी चाहिए, ताकि एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर किसी ने गलती करी है तो फिर उसकी सजा जो है, ये सस्पेंडेड कन्विक्शन, जैसे अभी लल्लू जी के बारे में आपने देखा, इतने दिन से वो सस्पेंडेड चल रही है कन्विक्शन। क्यों नहीं भाई तय कर लेते हो चीजों को? एक आदमी अगर गंभीर, देखिए इस समय प्रश्न है जनता के बीच, आपको राजनीति की साख को दोबारा एक बार लोगों के अंदर पैदा करनी है। वो साख तब पैदा होगी जब कानून का डर लोगों के दिमाग में होगा, राजनेताओं के दिमाग में होगा, व्यवस्था के दिमाग में होगा, और लोगों को लगेगा कि जो कानून का उल्लंघन करता है, जो भ्रष्टाचारी है, उसके साथ कोई रहम नहीं होने वाला है। 18-18, 20-20, 25-25 साल तक अगर ये चीजें खिंचेंगी तो शायद व्यवस्था पे बहुत बड़ा इसका बड़ा सवाल उठा रहे हैं सुधांशु मित्तल कि 18 साल जितना लंबा वक्त लगा है, उस पर कहीं ना कहीं कानून को जो है वो सोचना चाहिए। ये देखिए क्या हो गया, आज न्यायालय के बारे में कोई जना कुछ कहने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि सबको लगता है कि अगर हमने कुछ करा, कुछ कहा, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए। बिल्कुल, एक छोटा सा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, एक छोटा सा ब्रेक हम यहां ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जयललिता को 4 साल की सजा जबकि 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस खबर पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। ब्रेक के बाद खबर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति मामले में बेंगलुरु की विशेष अदालत ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को दोषी करार दिया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री को इस मामले में 4 साल कैद की सजा दी गई है। इसके अलावा जयललिता पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री फैसला सुनने के लिए कोर्ट में मौजूद थी। इस फैसले को सुनने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। जयललिता ने फैसला सुनने के बाद सिर चकराने और बेचैनी की शिकायत भी की। फिलहाल उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जयललिता को इस सजा से राहत के लिए अब हाई कोर्ट में अपील करनी होगी। इस सजा के बाद जयललिता 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। ये बड़ी खबर। स्पेशल कोर्ट ने इस मामले के अन्य आरोपियों जयललिता की 2 शशिकला, उनके तत्कालीन दत्तक पुत्र VN सुधाकरन तथा शशिकला के एक रिश्तेदार J इलावरासी को भी 4 साल की सजा सुनाई है। तीनों पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की आय से ज्यादा संपत्ति केस से जुड़ी अहम जानकारियों के लिए चलते मेरी सहयोगी हेमानी नेथानी के पास। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या है जयललिता DA केस। आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं कि जयललिता के खिलाफ 1996 में ये दर्ज किया गया केस भ्रष्टाचार के खिलाफ। जयललिता पर 1991 से लेकर 1996 के बीच भ्रष्टाचार का ये आरोप लगा था। यही वो टर्म था जब 1991 और 96 के बीच CM रहते हुए सिर्फ 1 रुपए महीना उन्होंने तनख्वाह ली, ऐसा जयललिता कहती हैं, उनका ये कहना है। लेकिन 1996 और 91 के बीच के हम इस टर्म की जो बात कर रहे हैं, तो फिर आखिर उनकी ये संपत्ति 3 करोड़ से 66 करोड़ कैसे हो गई? सहयोगी शशिकला नटराजन और जो उनके रिश्तेदार हैं, उन पर भी ये केस हुआ। दिसंबर 1996 में जयललिता को फिर गिरफ्तार किया गया इस सिलसिले में, और अप्रैल 1997 में चेन्नई की विशेष कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस केस को बेंगलुरु भेज दिया। जयललिता केस में 358 लोगों की गवाही हुई और अब 27 सितंबर 2014 को जयललिता को दोषी करार दे दिया गया, क्योंकि भ्रष्ट तरीके से 66 करोड़ जुटाने का जो आरोप है वो साबित हो गया। कोर्ट के फैसले के बाद DMK नेता स्टालिन ने ट्वीट किया है। क्या कहा उन्होंने, आइए वो देखते हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला साबित करता है कि हम भले ही कितने ऊंचे क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं उठ सकते। कानून ने अपना काम किया और सत्य की जीत हुई। निस्तुला हमारे साथ यहां मौजूद हैं स्टूडियो में। निस्तुला, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब जैसे हम लगातार कह रहे हैं कि 1 से 10 तक अगर AIADMK देखें तो जयललिता ही नजर आती हैं। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें छोड़नी होगी, नया मुख्यमंत्री कौन होगा, और जो भी होगा उसके लिए बहुत मुश्किल काम पार्टी पर पकड़ बनाए रखना। ये बहुत मुश्किल काम रहेगा उनके लिए, लेकिन अगर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जयललिता मेंटेन करके रखती हैं, जिनको भी वो नॉमिनेट करती हैं, क्योंकि उन्हीं से पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा उनके बाद,
तो मुझे नहीं लगता कि 2016 तक बहुत ज्यादा कोई इंस्टेबिलिटी हम देख पाएंगे, क्योंकि इनके आपको लगता है ये काम जयललिता ने पहले सोचा होगा, कर लिया होगा? हाँ, क्योंकि 2-3 दिन से हमको नए नए नाम सुनाई दे रहे थे। पिछली बार जो ओ पन्नीरसेल्वम साहब हैं वो तो फ्रंट रनर थे ही। एक मिस्टर नवनीत कृष्णा हैं, वो राज्यसभा में एमपी हैं, नए नए बने, इसी 2014 में ही बने हैं, और इनके लीगल सेल के हेड हैं। 30 साल से वो वकालत कर रहे हैं तमिलनाडु में, और पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। शीला बालकृष्णन जी हैं, जो पुरानी ब्यूरोक्रेट हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, इनकी सचिव, इनके सीएमओ में सचिव रह चुकी थी 2001 और 2006 के बीच में, जब ये मुख्यमंत्री थी। तो वो अब पार्टी में हैं, तो उनका भी नाम चल रहा है दिस थिंग। फिर मिसेस नेरून चेरियन हैं, वो उनका भी नाम चल रहा है। तो ये 3-4 नाम हैं जो चल रहे हैं, जो इनके विश्वास पात्र हैं, इनके भेदी हैं, मतलब इनके भेद राज जानते हैं। और तमिलनाडु देखना पड़ेगा कि बहुत हालात बदले हैं कि नहीं बदले तमिलनाडु में, क्योंकि आपको याद होगा कि जब एमजीआर कोमा में थे 84 में, तब भी अमेरिका में कोमा में रहते रहते उन्होंने चुनाव जीत लिए थे, चुनाव जीत लिए थे। उसके बाद उनकी मौत हुई थी, आपको याद होगा, जानकी रामचंद्रन और जयललिता जी के बीच में टसल हुआ था पॉलिटिकल लेगेसी के ऊपर। और जयललिता जी ना कि जानकी रामचंद्रन जो लीगली एमजीआर साहब की वाइफ थी, जयललिता जी को पॉलिटिकल लेगेसी मिला। उनका एक इमोशनल कनेक्ट है, कैरिस्मेटिक लीडरशिप है, जो एक कंट्रोल है उनका एआईएडीएमके के ऊपर, वो एनफोर्स किया गया है उसके थ्रू। सुधांशु मित्तल, 18 साल लंबा ये मामला चला, आपको इससे शिकायत है, आपको भी लगता है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा, तमिलनाडु की राजनीति कहां जाती हुई नजर आती है आपको? देश पर इसका किस तरह का असर पड़ता हुआ नजर आता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि एक शून्यता जरूर पैदा होगी तमिलनाडु की राजनीति में, क्योंकि 10 साल तक अगर जयललिता जी चुनाव नहीं लड़ सकती इस कोर्ट के फैसले के द्वारा, तो फिर वहां नेतृत्व का एक अभाव तो आएगा ही आएगा। ऐसे में लोगों को एक स्वाभाविक तौर पे विकल्प, राजनीतिक विकल्प की एक तलाश होगी। आपने देखा होगा कि एक नकारात्मक राजनीति खासतौर से भ्रष्टाचार को लेके तमिलनाडु में चलती आ रही है, लेकिन भावनात्मक विकल्प ना होने की वजह से शायद ये कैरिस्मेटिक लीडरशिप जिसको हम लोग कहते हैं, ये बारी बारी मतलब पाले बदल लेती थी। कभी जयललिता जी आ जाती है, कभी करुणानिधि जी आ जाते हैं, लेकिन अब ये काल का मैं अंत देख रहा हूं। ये दो चमत्कारी नेतृत्व जिसको कहते हैं, इन दोनों का अब मैं राजनीतिक अंत देख रहा हूं, इनके काल का। इसके बाद लोगों में फिर एक तलाश जारी होगी कि किस तरह की राजनीति में हमें किसको समर्थन। पुष्पेश जी, आप जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, सुधांशु मित्तल साहब, आप उससे एग्री करते हैं? पुष्पेश जी? नहीं, मुझे लगता नहीं कि मैं पूरी तरह से सुधांशु जी, पुष्पेश जी की राय ले रहा हूं मैं इस पे, जो बात आपने कही है कि दो बड़ी राजनीतिक हस्तियों का अंत आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। दो बड़ी राजनीतिक हस्तियों का तो अंत आ रहा है, मगर उनने जिस राजनीतिक प्रवृत्ति को जन्म दिया, उकसाया, पनपाया, उस काल का अंत आ रहा है, ये मानने में मेरे थोड़ा समझाएंगे आप? हाँ, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक जो जब से इस दल का विभाजन हुआ है, अन्नादुराई की मृत्यु के बाद, निधन के बाद, और उसके बाद एमजीआर के बाद, तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दल बिखरता निरंतर जरूर गया हो, मगर दो करिश्माई व्यक्तित्वों के इर्द गिर्द मंडराता रहा है। एक कुनबा परस्त है, दूसरा एकाधिकारी रहा है। यहां तक सुधांशु जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, मगर क्या इन दोनों की हस्ती के पस्ती में बदलने के बाद नया नेतृत्व इस पार्टी में उभर कर आएगा, ये सोचना जरा कठिन है। लगभग कांग्रेस की जैसी स्थिति है कि कितना भी खस्ताहाल पार्टी हो जाए, मगर इर्द गिर्द वो सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के कुछ वारिसों के ही मंडराती रहती है। तो ये आज आप बिल्कुल वृद्ध जर्जर रोगशैया में ग्रस्त करुणानिधि को देखकर भी कह सकते हैं, और अब आज कारावास का रुख कर रही जयललिता को देखकर भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सोचना बहुत आशावादी है कि कोई बुनियादी परिवर्तन जनतांत्रिक तरीके का समतापूर्ण समाज की तरफ आज वहां हो पाएगा। एक तरह का उपराष्ट्रवाद, एक तरह की कूपमंडूकता, एक तरह की क्षेत्रीयता जो हिंदी विरोधी है, उत्तर भारत विरोधी है, आर्य विरोधी है, वर्ण व्यवस्था विरोधी है, ये आज की पेचीदगी तमिलनाडु की नहीं है। और एक निस्तुला, हाँ, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि तमिलनाडु की राजनीति पर क्या इम्पैक्ट होता नजर आता है, क्या असर पड़ता हुआ नजर आता है? क्योंकि मैं लोगों को जानती हूँ तमिलनाडु में, मैं बहुत फॉलो करती हूँ डीपली तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को। एक हफ्ते से जो हम देख रहे हैं वहां पर पथराव हो रहा है, करुणानिधि
के घर पर, सुब्रमण्यम स्वामी के घर पे पथराव हो रहा है, आत्मदाह करने की भी कोशिश की, रो रही हैं वहां पे औरतें जार-जार, ये क्या है? ये सब तो खैर रिएक्शन है, पर एक हफ्ते से वहां पे टेंस सिचुएशन है, क्योंकि ये लगभग लग रहा था, क्योंकि केस जिस तरीके से जा रहा था, लगभग लग रहा था कि इनका कन्विक्शन हो जाएगा इस केस में जयललिता का। तो कौन अल्टरनेटिव्स रहेंगे, क्या है? अब दूसरे पलड़े में भी इंक्लूडिंग एक दो लोग जो सुधांशु मित्तल जी की पार्टी के साथ गठबंधन में 2014 का चुनाव लड़ चुके हैं, उन लोगों के भी फीलर्स डीएमके की तरफ गए। कलैगना टीवी 2 दिन से वाइको साहब को दिखा रहे हैं। ये भी रिपोर्ट किया गया है कि रामदास जी जो इनके साथ गठबंधन में थे भाजपा के साथ 2014 के लोकसभा चुनाव में, वो भी जाके मिलके आ चुके हैं करुणानिधि साहब से। और जो एक इर्द गिर्द डीएमके फोर्सेस के इर्द गिर्द उनकी जो कंसोलिडेशन है, उस वहां पे सुगबुगाहट और एक्टिविटी बढ़ चुकी है। गीता जी आपसे मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर थोड़ी भी उम्मीद जो है, होप जो है जयललिता के लिए कहां से नजर आती है आपको? देखिए, अब मैंने सारा एविडेंस तो पढ़ा नहीं है, और मुझे लगता है कि उनको अगर कोई होप होगी तो ऑब्वियसली होप खाली एक्विटल से हो सकती है। दो चीजें उनको चाहिए, एक तो बेल और दूसरा एक्विटल। तो बेल का मामला हाईकोर्ट ऑब्वियसली अगले हफ्ते या 1 महीने में डिसाइड कर लेगी, और अगर हाईकोर्ट उसको रद्द करेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो ये तो बेल की मामला रहा। दूसरा है अपील का। तो अपील का मामला, अपील में कुछ भी टाइम लग सकता है। सुधांशु जी ने कहा है अपील में बहुत जल्दी होनी चाहिए। हाँ, जरूर जल्दी होनी चाहिए, पर हर आदमी की अपील जरूरी है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो 302 के केस में हो, चाहे वो 304 के केस में हो, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। हर आदमी को ये है जो कन्विक्ट है और जो अपील का फैसले का वेट कर रहा है, और पर्टिकुलरली जो आदमी जेल में हो और कस्टडी में हो और उसकी अपील पेंडिंग हो, हर आदमी चाहता है मेरी अपील जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई हो। तो राहत तो उनको खाली एक्विटल से मिलेगी, बिल्कुल नहीं तो उनकी राहत 10 साल तक उनको वेट करना पड़ेगा। कानून जो है, अगर इनकी एक्विटल नहीं होती तो कानून कहता है इनको 10 साल तक इंतजार करना है। बिल्कुल, ये अनफॉर्चुनेटली यही कानून कह रहा है। बिल्कुल। पुष्पेश जी, आपको मैं यहाँ लाना चाहूंगा। दुश्मन जो है, जी गीता बोलिए। बस एक सॉरी, ये जो सुधांशु जी ने बात कही है ना, कि 18 साल का जो डिले है, उसके बारे में मैं ये कहना चाह रही थी कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, 18 साल का डिले नहीं होना चाहिए। जरूर बात है कि बहुत से विटनेसेस एग्जामिन हुए हैं, 250 विटनेस प्रोसिक्यूशन के थे, जो 2000 तक एग्जामिन हो चुके थे, खाली 10 बचे थे। और मामला 3 बार सुप्रीम कोर्ट में गया, 100 बार हाई कोर्ट में गया, 3 बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर बदले, उनको रिमूव किया गया। ये सब में और इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 18 साल के टाइम बीतने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जी सुधांशु, आपको जाना है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं पंकज जी, गीता जी को एक और चीज कहना चाह रहा हूं। गीता जी, अभी आपने कहा तो ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा कि जो राजनेता चुनाव जीत चुके हैं उनके केसेस जो हैं, अगर उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है तो 1 साल में लोअर कोर्ट को उसको तय कर देना चाहिए। इसके मतलब न्यायालय ने भी उस बात को माना ना कि जो राजनीतिक व्यक्ति है उसके खिलाफ अगर कोई इल्जाम है तो उसको जल्दी तय करना चाहिए या उसका जल्दी फैसला होना चाहिए। जब वही है तो मैं उसी लिए आगे कह रहा हूं कि भाई लोअर कोर्ट में फैसला होना चाहिए तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं होना चाहिए? ये जरूर होना चाहिए। मैं दूसरी बात कह रही हूं, अरे चारा घोटाला देखिए, बिल्कुल जल्दी होना चाहिए। एक और बस, मैं आप वकील हैं, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, मुझे अभी तक नहीं समझ पाया। मैं आईपीसी और सीआरपीसी दोनों देख रहा था। ये 100 करोड़ का जो उन पे वो लगाया गया है जुर्माना, ये कौन से कानून के तहत मतलब 100 करोड़ का लगाया गया है? जहां तक मुझे है कि 100 करोड़ का तो प्रावधान मुझे तो किसी कानून की किताब में दिखा नहीं, शायद मुझे कानून की जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने कहा आपसे ही पूछ लूं। क्यों, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, कहीं संकेतवाद के चक्कर में न्याय बलि ना हो जाए। गीता जी, आपसे पूछ रहे हैं। संकेतवाद जो है वो जी
देखिए, कानून ये भ्रष्टाचार कहता के है केस के कि अंदर। उनको बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार के केस में कानून ये कहता है कि मैक्सिमम इस सेक्शन में 13(2) रेड विद 13(1) के केस में रेड विद 120B 1 साल से 7 साल की सजा हो सकती है, या 6 महीने से 7 साल की सजा हो सकती है। तो इनको 4 साल की सजा हुई है। उसके अलावा फाइन हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि फाइन 100 करोड़ का हो। नॉर्मली मेरे अपने व्यू में फाइन को प्यूनिटिव नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने कहा है कि इनके पास 66 करोड़ और की संपत्ति जो डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स में है, और ये कानून ने अपहोल्ड किया है। उसको लेके उन्होंने उसके ऊपर कुछ और रकम बढ़ा के इन पे 100 करोड़ किया है और बाकियों पे 10 करोड़ किया है। तो मैं इस जजमेंट की इस वे में टिप्पणी नहीं कर सकती। ये तो एक अपील में ये इस बात को कहेंगे कि ये बहुत ही एक पीनल कॉस्ट आपने करे हैं। फाइन कर सकते हैं बट बहुत पीनल कॉस्ट हैं। पर मुझे लगता है कि इनको ज्यादा जो कष्ट होगा वो मेन इम्प्रिजनमेंट से होगा। 100 करोड़ की जो फाइन है उससे कम होगा। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में हमारे साथ शामिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुधांशु मित्तल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी कमी है। निस्तुला, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुई। पुष्पेश जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। को सजा मिल गई। सजा का ऐलान होते ही सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जब सूबे की मुख्यमंत्री को ही जेल हो गई है तो बदले हालात में क्या विकल्प हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी की क्या राय है, अब ये सुनिए। कानून के अंतर्गत इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दो राय नहीं हो सकती कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद और पुराने कानून को निरस्त करने के बाद आज की स्थिति यह है कि तुरंत इमीडिएटली ये स्थान खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। संवैधानिक पदासीन व्यक्ति आगे नहीं चल सकता। एक न्यायिक प्रक्रिया है। क्या पता इसके ऊपर वाला न्यायालय क्या निर्णय लेता है। ज़रूर कुछ बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से और व्यापक रूप से लगाया गया है सेंटेंस, जो 2 सेंटेंस के अंग अभी मालूम हुए हैं, 4 वर्ष और 100 करोड़। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सावधानी और चेतना की एक सूचना तो ज़रूर है कानून द्वारा, न्यायालय द्वारा। और यहां वक्त एक और ब्रेक का।